मेटामॉर्फोसिस का एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं सो यू कैन रेफर बैक टू द ओल्ड वीडियोस एंड यू विल फाइंड द होल चैप्टर 1 देयर। एंड नाउ दिस इज़ चैप्टर 2। हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अब। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ग्रेगोर फर्स्ट वोक अप फ्रॉम हिज हैवी सून लाइक स्लीप इन द इवनिंग ट्वाइलाइट। ग्रेगोर उठा। ग्रेगोर ने क्या किया? सबसे पहले उठा वो फ्रॉम हिज हैवी सून लाइक स्लीप। सो ये सून लाइक स्लीप क्या है? सून होता है बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस। सो व्हेन वी फॉल अनकॉन्शियस, जब हम बेहोश हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम कब सो गए या कब बेहोश हो गए, सो उसको बोलते हैं सून लाइक स्लीप। इतना ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा था वो, ऐसा लग रहा था कि बेहोश हो गया वो। इन द इवनिंग ट्वाइलाइट, और ट्वाइलाइट होता है सांझ। सांझ मीन्स व्हेन द सन हैज़ ऑलरेडी सेट एंड इट्स इल्यूमिनेशन या सन की रिफ्लेक्शन स्टिल अभी भी आसमान में दिख रही होती है। क्यों? बिकॉज द सन्स रेज इंटरैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। तो सूरज की किरणें एटमॉस्फेयर से टकरा के हमें वापस से दिखती हैं इवन आफ्टर द सन हैज़ ऑलरेडी सेट और द सन हैज़ंट राइजन येट। तो सूरज निकलने से पहले का कुछ समय और सूरज ढलने के बाद का कुछ समय, उसको बोलते हैं ट्वाइलाइट। ही वुड सर्टेनली हैव वोकन अप सून आफ्टरवर्ड्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, for he felt himself sufficiently rested and wide awake। अब he would certainly होता है for sure, पूरी श्योरिटी के साथ उसको पता था। he would certainly have woken up soon afterwards, तो वो पहले ही उठ गया होता। ठीक है, would have woken up means वो पहले ही उठ गया होता। soon जल्दी ही उठ गया होता। किसके बाद? afterwards without any disturbance, for he felt himself sufficiently rested and wide awake। क्योंकि अब उसने ख़ुद को पाया कि वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर चुका है, क्योंकि ये सारा इवेंट सुबह में हुआ था। जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि ग्रेगोर के फादर ने उसको अंदर पुश किया और इवन वो ब्लीड करने लगा था ग्रेगोर बहुत ज़्यादा, और उसके फादर ने डोर बंद कर दिया बाहर से। बट इन सब चीज़ों के बाद भी क्या हुआ कि अब सुबह से शाम तक का वक्त हो गया है, तो इतनी देर में ग्रेगोर ने रेस्ट कर लिया एंड हिज बॉडी इज़ नाउ वेल रेस्टेड, और थोड़ी सी हील हो गई है उसकी बॉडी। एंड वाइड अवेक का मतलब है बहुत अच्छे से वो जाग गया था। ऑल्दो इट अपीयर टू हिम एज इफ़ अ हरीड स्टेप एंड ए कॉशियस क्लोजिंग ऑफ द डोर टू द हॉल हैड अराउज्ड हिम। अब उसको ये अपीयर हुआ, उसको ऐसा आभास हुआ, ऐसा लगा उसको कि शायद किसी ने बहुत तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया। कॉशियसली तेज़ी से बाहर गया कमरे के और सावधानी से दरवाज़ा बंद किया, या कोई हॉल में बाहर आया और उन्होंने दरवाज़ा धीरे से खोला और बंद करा ताकि ग्रेगोर डिस्टर्ब ना हो। बट ग्रेगोर फिर भी उस स्लाइट डिस्टर्बेंस से उठ गया। अराउज्ड हिम मीन्स कि वो उठ गया, अपनी नींद से जाग गया। लाइट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लैम्प्स ले पेल हियर एंड देयर ऑन द सीलिंग एंड ऑन द हायर पार्ट्स ऑफ द फर्नीचर, बट अंडरनीथ अराउंड ग्रेगोर इट वॉज डार्क। अब रोशनी आ रही थी बाहर से, और किसकी रोशनी थी वो? स्ट्रीट लैम्प्स की। जो सड़क पर लैंप लगे होते हैं सड़क के किनारे या मे बी सड़क के मिडिल में, तो वो उन स्ट्रीट लैम्प्स की रोशनी आ रही थी, वो इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लैम्प्स थे। ले पेल हेयर एंड देयर, पेल मीन्स वो थोड़ी येलोइश काइंड ऑफ ग्लो थी, थोड़ी येलोइश लाइट थी, तो वो हेयर एंड देयर इधर उधर पड़ रही थी, थोड़ी सीलिंग पे पड़ रही थी। ऑन द हायर पार्ट्स ऑफ द फर्नीचर, थोड़ी फर्नीचर के जो ऊपरी हिस्से हैं उन पे रोशनी पड़ रही थी स्ट्रीट लैम्प्स की। बट अंडरनीथ अराउंड ग्रेगोर इट वॉज डार्क, लेकिन अंडरनीथ मीन्स नीचे, बिलो समथिंग। तो अंडरनीथ, अब ग्रेगोर नीचे पड़ा था, ज़मीन पे पड़ा हुआ था, वहीं वो अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश होकर सो गया था, तो वहीं पर रोशनी नहीं पड़ रही थी, वहाँ पर इट वॉज डार्क। वहाँ पर रोशनी इसलिए नहीं पड़ रही हो, मे बी कोई ऑब्स्टेकल आ गया हो ग्रेगोर के और उस स्ट्रीट लैम्प के बीच में, या फर्नीचर ज़्यादा ऊंचा हो तो उसके नीचे रोशनी नहीं पड़ रही थी। ही पुश्ड हिमसेल्फ स्लोली टुवर्ड द डोर, उसने खुद को स्लोली पुश किया दरवाजे की तरफ। स्टिल ग्रोपिंग ऑकवर्डली विद हिज फीलर्स। अब इसमें दो वर्ड हैं जो मे बी आई वॉन्ट टू टेल। ग्रोपिंग है, ग्रोपिंग का मतलब होता है हिंदी में टटोलना, विच मीन्स यू लुक ब्लाइंडली विद योर हैंड्स। मान लो कि आप किसी डार्क रूम में हो, किसी रूम में रोशनी नहीं है, एंड यू वांट टू सर्च फॉर समथिंग, मे बी यू वांट टू सर्च फॉर योर मोबाइल फ़ोन, सो यू सर्च फॉर योर मोबाइल फ़ोन विद योर हैंड्स। आप देखते हो जगह जगह टच करके या जगह जगह ग्रैब करके कि कहाँ पर आपका फ़ोन है,
सो डैट इज़ एग्जैक्टली ग्रोपिंग, ये हो गई ग्रोपिंग। और दूसरा वर्ड है फीलर्स। फीलर्स होते हैं एंटीनाज। कोई भी इंसेक्ट होता है या वर्मेन होता है, उसके आगे आपने देखा होगा 2 एंटीनाज निकले हुए होते हैं। सो उन एंटीनाज का काम ये होता है दैट दे फील फॉर यू, दैट दे फील द सराउंडिंग्स फॉर यू। और उन एंटीनाज की मदद से बहुत ज़्यादा सेंसेस मिलते हैं इन इंसेक्ट्स को। तो ये सेंस कर सकते हैं कि आगे फूड है, डेंजर है या क्या है आगे। इवन अगर एक दीवार आने वाली है तो उन्हें पहले से ही पता चल जाएगा अपने एंटीनाज के थ्रू। तो देखो सेंटेंस क्या है, स्टिल ग्रोपिंग ऑकवर्डली विद हिज फीलर्स। अब भी वो ऑकवर्डली अपने फीलर्स से ग्रोप कर रहा था, कुछ ऑब्जेक्ट्स को टच करके देख रहा था कि ये ऑब्जेक्ट्स हार्मफुल हैं या इनको मैं पकड़ सकता हूँ, इनके सहारे आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो ऑब्जेक्ट्स की समझ ले रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, विच ही नाउ लर्नड टू वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। अब उसको इन फीलर्स की वैल्यू पता चली पहली बार, क्योंकि उसने ये फीलर्स कभी यूज़ नहीं किए थे अपनी लाइफ में क्या यूज़ किए होंगे, अभी 1-2 दिन पहले ही तो वर्मिन बना है। तो 1 दिन हुआ है वर्मिन बने हुए और एक ही दिन में सारे फीचर्स अभी अपनी बॉडी के वो नहीं जान पाया। तो अब उसने इन फीलर्स की वैल्यू को समझा कि जो उसके एंटीनाज निकले हुए हैं दे आर ऑफ मच वैल्यू। टू चेक व्हाट वाज हैपनिंग देयर, और यही चेक करने के लिए थे वो फीलर्स कि आसपास क्या हो रहा है, उसके सराउंडिंग्स में कोई डेंजर तो नहीं है, कोई पोटेंशियल उसका शिकार तो नहीं है, और हु ही कैन किल फॉर फूड। तो ये सब चीज़ें उसके एंटीनाज या उसके फीलर्स उसको बता रहे थे। हिज लेफ्ट साइड सीम्ड वन सिंगल लॉन्ग अनप्लेजेंटली स्ट्रेच्ड स्कार एंड ही रियली हैड टू हॉबल ऑन हिज 2 rows ऑफ लेग्स। अब अगर आपको याद होगा तो उसकी लेफ़्ट साइड पे चोट लगी थी बिकॉज ऑफ द डोर, जो अनओपन डोर के थ्रू उसको पुश कर दिया था उसके फादर ने। तो उसका लेफ़्ट साइड जो है वो ज़ख्मी हो गया था, इट वाज ब्लीडिंग। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर एक स्कार पड़ गया, चोट का निशान जिसको कहते हैं हिंदी में। एक अनप्लेजेंटली स्ट्रेच्ड स्कार थी उसकी लेफ़्ट साइड, मतलब पूरी लेफ़्ट साइड में चोट का निशान था। एंड ही रियली हैड टू हॉबल ऑन हिज 2 rows ऑफ लेग्स, और उसको अपनी 2 rows ऑफ लेग्स पर ही हॉबल करना पड़ा। हॉबल इन हिंदी हम कह सकते हैं लंगड़ा कर चलना। तो लंगड़ा कर चल रहा था वो अपनी 2 rows ऑफ लेग्स पे, मे बी कि वो अपनी बाकी की टांगें यूज़ नहीं कर पा रहा हो। सो ही वॉज इन अ वे मैनेजिंग टू वॉक ऑन हिज 2 rows ऑफ लेग्स। इन एडिशन, one small leg had been seriously wounded in the course of the morning incident. It was almost a miracle that only one had been hurt and dragged lifelessly behind. In addition, अब इसके साथ में क्या हुआ था, उसके लेफ़्ट साइड पर तो चोट लगी ही थी, लेकिन उसकी एक और स्मॉल लेग, जो छोटी लेग थी उसकी, वो भी सीरियसली वुंडेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी उसकी एक लेग इन द कोर्स ऑफ द मॉर्निंग इंसिडेंट। और जो सुबह में इंसिडेंट हुआ था, उसके फादर ने उसको डरा धमका के पुश करके ज़बरदस्ती जब अंदर कमरे के अंदर डाल दिया था, वहीं पर उसको ये चोट लगी थी, उसके लेफ़्ट साइड में भी और उसकी उस लेग में भी। तो यही चोट है जिसने मिराक्युलसली, इट वाज ऑलमोस्ट अ मिराकल दैट ओनली वन हैड बीन हर्ट। उसकी इतनी सारी लेग्स हैं लेफ़्ट साइड पे, लेकिन सिर्फ एक ही लेग उसकी हर्ट हुई। एंड दिस इज़ नियर टू मिराकल, क्योंकि पूरी लेफ़्ट साइड उसकी ज़ख्मी है और लेकिन लेफ़्ट साइड का सिर्फ एक लेग ज़ख्मी है उसका। एंड ड्रैग्ड लाइफलेसली अलॉन्ग। तो जब भी क्या होता है, आपने देखा होगा किसी एनिमल की या किसी ह्यूमन की अगर लेग हर्ट हो जाती है तो वो उसको ड्रैग करके चलते हैं, फिर जो उनकी मेन लेग होती है उसके सहारे चलते हैं, फिर पीछे की लेग ड्रैग करते हैं आगे। सो इन अ वे यू कैन से वो ड्रैग कर रहा था अपनी लाइफलेस लेग को। अब उस लेग में जान नहीं बची थी बिकॉज इट वॉज सीरियसली वुंडेड। तो उस लेग को वो अपनी मर्जी से मूव नहीं कर पा रहा था। बाय द डोर ही फर्स्ट नोटिस्ड वॉट हैड रियली ल्यूर्ड हिम देयर। इट वॉज द स्मेल ऑफ समथिंग टू ईट। अब क्या हुआ, वो दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन पहुंचने के बाद उसको रियल रीज़न पता चला कि किस चीज़ ने उसको ल्योर किया, उसको लालच दिया कि वो दरवाजे तक चल के जाए, और वो था कुछ खाने को रखा था वहाँ पर। इट वॉज़ द स्मेल ऑफ समथिंग टू ईट। उसको अब खुशबू आने लगी किसी खाने की, और उसी खाने के लालच में वो वहाँ तक गया। उसको कॉन्शियसली पता नहीं था कि उसको स्मेल आ रही है या वो खाने की वजह से वहाँ जा रहा है, बट नाउ ही रियलाइज्ड। ए बोल स्टूड देयर। वहाँ पर एक प्याला रखा था, एक कटोरा रखा था, फिल्ड विथ स्वीटेंड मिल्क, और उसमें
मीठा दूध था, मे बी शुगर मिलाई हुई हो उस मिल्क में, वहाँ स्वीटेंड मिल्क रखा था, इन विच स्वैम टाइनी पीसेस ऑफ वाइट ब्रेड, जिसके अंदर वाइट ब्रेड के पीसेस तैर रहे थे, मतलब मे बी वो ब्रेड उसमें डुबा कर दी हो। स्वैम होती है स्विम की पास्ट फॉर्म, सो उसके अंदर स्विम कर रहे थे वो वाइट ब्रेड के टाइनी पीसेस, छोटे पीसेस स्विम कर रहे थे वहाँ पर उस मिल्क में। ही ऑलमोस्ट लाफ्ड विद जॉय, अब वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था खाने को देखकर, क्योंकि वो कब से भूखा था। सुबह से एक तो उसको सब लोग टीज़ कर रहे थे और सुबह से परेशान कर रहे थे सब लोग, और सुबह से अब तक उसको खाना नहीं मिला था, शाम तक। तो अब उसको जब खाना मिला, वो खाना देखते ही खुश हो गया। फॉर ही नाउ हैड अ मच ग्रेटर हंगर दैन इन द मॉर्निंग, क्योंकि अब उसकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ही हैड अ मच ग्रेटर हंगर, उसकी और भी ज़्यादा भूख बढ़ गई थी सुबह के कंपैरिजन में, क्योंकि सुबह इतना भूखा नहीं था वो। और सुबह इंसिडेंट होने के बाद उसने थोड़ा ब्लीड भी किया, उसको चोट लगी थी, ज़ख्मी था वो। तो ज़ख्म जब हम ब्लीड करते हैं, सो वी ऑल्सो फील हंग्री, क्योंकि हमारी बॉडी से कुछ लूज़ हुआ होता है, तो वो और भी ज़्यादा हंग्री फील कर रहा था अभी। एंड ही इमिजिएटली डिप्ड हिज हेड ऑलमोस्ट अप टू एंड ओवर हिज आइज़ डाउन इनटू द मिल्क। अब क्या किया उसने, मिल्क के बोल में अपना सर डाल दिया, मीन्स इतना ज़्यादा भूखा था वो कि उसको कुछ नहीं सूझा। उसने सीधे अपना हेड उसमें डिप कर दिया उस मिल्क को पीने के लिए और उस ब्रेड को खाने के लिए। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ लिटिल बिट लॉन्गर सेंटेंस, बट डोंट वरी, वी हैव पंक्चुएशन मार्क्स फॉर आर ईज। बट ही सून ड्रू इट बैक अगेन इन डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उसने सर अपना वापस ड्रॉ कर लिया, वापस पीछे हटा लिया डिसअपॉइंट होकर। क्यों? उसके रीजंस देखते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ईट ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेलिकेट लेफ्ट साइड, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसकी लेफ़्ट साइड डेलिकेट हो गई थी, अब उसकी लेफ़्ट साइड ज़ख्मी भी थी, उसकी वजह से वीक हो गई थी उसकी लेफ़्ट साइड की लेग्स, वो लेफ़्ट साइड से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था ठीक से। तो एक रीज़न ये भी है, बट दिस इज़ नॉट द मेन रीज़न वाई ही ड्रू हिज हेड बैक। उसने अपना सर क्यों निकाल लिया वापस बोल के अंदर से? ही कुड ईट ओनली इफ़ हिज एंटायर पैंटिंग बॉडी वर्कड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, क्योंकि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो मिल्क तभी पी सकता है या कोई भी खाना तभी खा सकता है जब उसकी पूरी बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करे। अब हालांकि उसकी लेफ़्ट साइड की बॉडी ज़ख्मी थी, तो इसलिए वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, कितना भी वो कोशिश करता। ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू कोऑर्डिनेट हिज होल बॉडी टू ईट द milk and bread, but also because the milk, which otherwise was his favorite drink and which his sister had certainly placed there for that reason, did not appeal to him at all. लेकिन उसका जो मेन रीज़न था सर पीछे हटाने का, वो ये था कि ऑल्दो मिल्क उसकी फ़ेवरेट डिश है, मिल्क उसका फेवरेट है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है दूध पीना, लेकिन वो ग्रेगोर ह्यूमन पीता था दूध, लेकिन अब ये ग्रेगोर वर्मिन है, ग्रेगोर कीड़ा बन चुका है, इंसेक्ट में टर्न हो गया है, तो इस इंसेक्ट को मिल्क नहीं पसंद है। और उसकी सिस्टर को पता था कि मिल्क ग्रेगोर का फेवरेट है, तो मे बी मोस्ट सर्टेनली, बहुत श्योरिटी है कि उसकी सिस्टर ने ही इस मिल्क को वहाँ रखा होगा ग्रेगोर के लिए। लेकिन अब उसको मिल्क बिल्कुल भी अपील नहीं कर रहा था, मिल्क उसके लिए बिल्कुल भी अब टेस्टी नहीं रहा, उसकी एपेटाइट चेंज हो गई थी, क्योंकि अब उसकी बॉडी भी पूरी तरह से चेंज हो गई है। ही हैज़ मेटामॉर्फोज्ड इनटू समथिंग एल्स, तो इसीलिए अब उसकी भूख या उसकी जो फेवरेट डिशेज़ हैं वो चेंज हो गई। मे बी उसकी फेवरेट डिश कोई दूसरा इंसेक्ट हो, हु नोज़। ही टर्न्ड अवे फ्रॉम द बोल ऑलमोस्ट विद एवर्जन एंड क्रेप्ट बैक इनटू द मिडल ऑफ द रूम। ही टर्न्ड अवे, वो पीछे चला गया, हट गया पीछे, बोल से बहुत पीछे चला गया वो, उसने कदम पीछे कर लिए अपने। ऑलमोस्ट विद एवर्जन, और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि वो डिसलाइक की वजह से पीछे जा रहा है। ही वॉज डिसलाइकिंग द मिल्क सो मच डैट ही स्टेप्ड बैकवर्ड्स, वो पीछे हट गया। हाँ, तो एवर्जन होता है डिसइंक्लिनेशन टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज़ के प्रति द्वेष भावना या विरोध या घृणा होना, हेट्रेड टुवर्ड्स समथिंग। तो अब उसको मिल्क से हेट्रेड होने लगी थी। एंड क्रेप्ट बैक इनटू द मिडल ऑफ द रूम, और वो रूम के मिडल में क्रीप करता हुआ चला गया। क्रीप मतलब रेंगना, तो रेंगते हुए वो पीछे चला गया रूम के मिडल तक। इन द लिविंग रूम, एज ग्रेगोर सॉ थ्रू द क्रैक इन द डोर, द गैस वॉज लिट, बट वेयर? ऑन अदर ओकेजन्स एट दिस टाइम ऑफ डे, his father was accustomed to read the afternoon newspaper
in a loud voice to his mother and sometimes also to his sister. At the moment, no sound was audible. In the living room, अब वो लिविंग रूम में झांक के देखता है. As Gregor saw through the crack in the door, ग्रेगोर ने दरवाजे के अंदर जो क्रैक है उस क्रैक के अंदर से झांक के देखा कि लिविंग रूम में क्या चल रहा है. द गैस वॉज लिट, अब गैस जल रही थी, स्टोव होती है वो जल रही थी. बट वेयर ऑन अदर ओकेजन्स एट दिस टाइम ऑफ डे, लेकिन जहाँ इस टाइम ऑफ डे पर दूसरे ओकेजन्स में, मतलब दूसरे नॉर्मल डेज़ में, हिज फादर वॉज accustomed to read the afternoon newspaper in a loud voice to his mother and sometimes also to his sister. At the moment no sound was audible. लेकिन यूजुअली उसके फादर क्या करते हैं इस टाइम ऑफ डे पर, मतलब शाम के टाइम, कि उसके फादर न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते हैं. तो अब उसके फादर इस ट्वाइलाइट के टाइम पे क्या करते हैं, मे बी वो शाम का समय हो, मे बी वो सुबह का भी हो सकता है, जस्ट बिफोर डॉन. तो उसके फादर न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते थे ज़ोर से. अलाउड मीन्स ज़ोर से बोल के सुनाते थे, इन अ लाउड वॉइस, उसकी मदर को और उसकी सिस्टर को भी. लेकिन एट द मोमेंट नो साउंड वॉज ऑडिबल, लेकिन इस टाइम पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं आ रही थी. मीन्स एवरीथिंग वॉज क्वाइट इन द लिविंग रूम, सब कुछ शांत पड़ा था. नाउ परहैप्स दिस रीडिंग अलाउड, about which his sister had always spoken and written to him, had recently fallen out of their general routine. तो routine next पेज पे है, एक सिंगल वर्ड है, but don't worry, we all know. तो now perhaps this reading aloud, तो शायद ये जो ज़ोर से बोलने वाली प्रथा चली आ रही है कि अखबार ज़ोर से पढ़ के सबको सुनाएंगे उसके फादर, about which his sister had always spoken and written to him, जो मे बी उसकी सिस्टर को नहीं पसंद था और सिस्टर हमेशा कहती थी फादर से कि ऐसा मत करा करो, एंड ऑलवेज रिटन टू हिम, मे बी लिख कर भी बताती थी. हैड रिसेंटली फॉलन आउट ऑफ देयर जनरल रूटीन, वो उनके जनरल रूटीन से बाहर चला गया. मतलब अब वो दे आर नो लॉन्गर प्रैक्टिसिंग दिस लाउड रीडिंग हैबिट. न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे वो लाउड वॉइस में, बिकॉज दे वर कंसर्नड विद अदर थिंग्स. वो ग्रेगोर के बारे में वरी कर रहे थे, यही उनके लिए काफ़ी था फ़िलहाल के लिए. बट इट वॉज सो स्टिल ऑल अराउंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द अपार्टमेंट वॉज सर्टेनली नॉट एम्प्टी. लेकिन इतनी शांति थी ना चारों तरफ, एवरीथिंग वॉज स्टिल, सब कुछ बिल्कुल शांत था, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही थी, किसी के बातें करने की आवाज़ नहीं आ रही थी. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद कि अपार्टमेंट खाली नहीं था. द अपार्टमेंट वॉज सर्टेनली नॉट एम्प्टी, वहाँ लोग तो थे लेकिन किसी के बातचीत करने की, किसी के बोलने की, किसी एक्टिविटी होने की कोई तरह की आवाज़ ग्रेगोर को नहीं आ रही थी. फॉर ग्रेगोर एवरीथिंग वॉज वेरी स्टिल, वेरी क्वाइट. What a quiet life the family leads, said Gregor to himself, and as he stared fixedly out in front of him into the darkness, he felt a great pride that he had been able to provide such a life in a beautiful apartment like this for his parents and his sister. अब ग्रेगोर थोड़ा सा रिलैक्स होता है और कहता है, खुद से कहता है, What a quiet life the family leads. देखो कितनी शांति से ज़िंदगी जी रहे हैं मेरे फैमिली वाले. said Gregor to himself, ग्रेगोर ने खुद से कहा. as he stared fixedly out in front of him into the darkness, और उसके सामने की जो डार्कनेस थी वो उस पर स्टेयर कर रहा था, उस डार्कनेस को अच्छे से देख रहा था वो. फिक्सडली स्टेयर मीन्स अपनी नज़रें वहीं पर उसकी फ़िक्स कर ली थी उसने, उस डार्कनेस पर, और ये सब चीज़ें सोच रहा था. he felt a great pride that he had been able to provide such a life in a beautiful apartment like this for his parents and his sister. अब उसको बहुत प्राइड फील हो रहा था, वो खुद में प्राइड महसूस कर रहा था कि उसने अपने पेरेंट्स, अपनी सिस्टर और इन सब के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए एक अच्छी लाइफ बनाकर दे दी इन सबको. उसको लग रहा था कि ये जो शांति है ये खुशी को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट एवरी वन इज़ सेटिस्फाइड एंड क्वाइट. बट हाउ वुड थिंग्स गो इफ़ नाउ ऑल ट्रैंक्विलिटी, ऑल प्रॉस्पेरिटी, ऑल कंटेंटमेंट शुड गो टू अ हॉरिबल एंड. लेकिन अब कैसा होगा कि अगर ये सारी चीज़ें जो ट्रैंक्विलिटी है, शांति है, ट्रैंक्विलिटी इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ बीइंग काम, शांत रहने की स्थिति. तो आप जब शांत होते हो, बहुत ज़्यादा काम होते हो अपने माइंड में, सो यू आर ट्रैंक्विल. तो ट्रैंक्विलिटी है जो इस फैमिली पे आ गई है. ऑल प्रॉस्पेरिटी, जितनी समृद्धि, जितना पैसा इन लोगों ने कमाया है. ऑल कंटेंटमेंट, जितनी सेटिस्फैक्शन है इस फैमिली के अंदर. शुड कम टू अ हॉरिबल एंड. लेकिन इस सब का क्या फ़ायदा अगर एंड बुरा हो. मीन्स अभी ग्रेगोर का अच्छा नहीं हुआ, ग्रेगोर के साथ जो भी हुआ,
तो इस वजह से ग्रेगोर ये सब सोच रहा है कि इन सब चीज़ों के कमाने का क्या फ़ायदा, इफ़ एंड इज़ नॉट वेल, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस। In order not to lose himself in such thoughts, Gregor preferred to set himself moving, so he moved up and down in his room. अब क्या हुआ, इन ऑर्डर नॉट टू लूज़ हिमसेल्फ इन सच थाट्स, अगर वो नहीं चाहता था कि वो इन सब ख्यालों में खोया रहे, इन सब ख्यालों से अगर वो बाहर आना चाहता था तो उसको क्या करना था, ग्रेगोर प्रेफर्ड टू सेट हिमसेल्फ मूविंग, तो उसको एक जगह पर बैठकर नहीं रहना था, उसको मूव करते रहना था ताकि उसकी बॉडी में मूवमेंट हो पाए और वो क्लियरली सोच पाए। सो ही मूव्ड अप एंड डाउन इन हिज रूम, तो वो अपने रूम में आगे पीछे चक्कर लगाने लगा। ही वॉज मूविंग अप एंड डाउन इन हिज रूम। अप एंड डाउन मीन्स ऊपर नीचे नहीं, बट आगे पीछे, जैसे अप द स्ट्रीट और डाउन द स्ट्रीट होता है, तो गली में आगे या पीछे, ऐसे ही वो अपने रूम में आगे पीछे चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। Once during the long evening, one side door and then the other door was opened, just a tiny crack and quickly closed again. अब बोल रहे हैं once during the long evening, ये जो शाम बहुत लंबी लग रही थी, इसमें क्या हुआ, one side door and then the other door was opened, एक साइड डोर खुली और एक दूसरी डोर भी खुली, just a tiny crack and quickly closed again, लेकिन बहुत टाइनी क्रैक ओपन हुआ, मीन्स थोड़ा सा किसी ने दरवाज़ा खोल के देखा और फटाक से बंद कर दिया, इमीडिएटली क्लोज़ कर दिया उसको बहुत जल्दी से। समवन प्रिज्यूमेबली नीडेड टू कम इन बट हैड देन थॉट बेटर ऑफ इट, कोई आना तो चाहता था, ऐसा मुमकिन है, या शायद कोई आना चाहता था अंदर क्योंकि उसने दरवाज़ा खोला था थोड़ा सा, लेकिन फिर सोचा कि अंदर ना आना ही बेहतर है, दे थॉट बेटर ऑफ इट, तो वो नहीं आए अंदर, जो भी जिनको भी अंदर आना था। Gregor immediately took up a position by the living room door, determined to bring in the hesitant visitor somehow or other, at least to find out who it might be. ग्रेगोर ने इमीडिएटली अपनी पोजीशन ले ली दरवाजे के पीछे। जब भी होता है ना दैट व्हेन वी आर सस्पेक्टिंग दैट समवन इज़ ऑन द डोर, तो अगर हमको पहचान नहीं होती है तो हम दरवाजे के पीछे अपनी पोजीशन ले लेते हैं, सो दैट वी मेक श्योर वी आर सेफ़। तो ऐसे ही ग्रेगोर ने इमीडिएटली दरवाजे के पीछे अपनी पोजीशन ले ली। डिटरमिन्ड टू ब्रिंग इन दी हेजिटेंट विजिटर, और उसने ठान ली, डिटरमिन कर लिया कि मुझे इस विजिटर को अंदर तो लेकर आना है किसी भी तरह, जो हेसिटेंट है, मतलब अंदर आने से घबरा रहा है या मे बी हेसिटेट कर रहा है अंदर आने से। सम हाउ और अदर, एटलीस्ट टू फाइंड आउट हु इट माइट बी, सिर्फ उसको ये जानना था कि ये विजिटर है कौन जो अभी आया और अभी डर के अंदर चला गया। जस्ट फॉर दैट रीज़न उसे अंदर बुलाना था किसी भी तरह। तो ग्रेगोर ने अपनी दरवाजे के पीछे पोजीशन ले ली। मे बी ग्रेगोर छुपना चाह रहा हो कि अगर कोई दरवाज़ा खोल के देखे, सो दे मे नॉट फाइंड एनीवन इन द रूम, सो उनको लगे कोई नहीं है, ग्रेगोर अब यहाँ से चला गया है, एंड दे मे कम इनसाइड द रूम। बट नाउ द डोर वॉज नॉट ओपनड एनी मोर एंड ग्रेगोर वेटेड इन वेन। लेकिन अब डोर तो खुली नहीं, वो एक ही बार आया विजिटर और दोबारा आया भी नहीं, बस उसने एक बार डोर खोली और दोबारा खोली नहीं। एंड ग्रेगोर वेटेड इन वेन, और ग्रेगोर ने यूज़लेसली वेट किया। वेन होता है यूज़लेस, तो उसका वेट करना यूज़लेस गया, बेकार गया, क्योंकि वो बैठा रहा दरवाजे के पीछे किसी का इंतज़ार करते हुए, बट नो वन केम, तो उसका टाइम भी वेस्ट हुआ और उसका एफर्ट भी वेस्ट हुआ। अर्लियर व्हेन द डोर हैड बीन बार्ड, they had all wanted to come in to him. Now when he had opened one door and when the others had obviously been opened during the day, no one came anymore and the keys were stuck in the locks on the outside. Earlier, जब इससे पहले डोर ओपन नहीं था, when the door had been barred, जब दरवाज़ा उसने अंदर से लॉक कर रखा था, तब हर कोई चाह रहा था कि ग्रेगोर दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो, हमें बताओ क्या बात हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, दे हैड ऑल वॉन्टेड टू कम इन टू हिम, सब अंदर आना चाहते थे। नाउ व्हेन ही हैड ओपनड वन डोर एंड व्हेन द अदर्स हैड ऑब्वियसली बीन ओपनड ड्यूरिंग द डे, जब उसने एक दरवाज़ा ऑलरेडी खोल दिया अपने रूम का ताकि कोई अंदर आना चाहे तो अंदर आ सके, और घर के बाकी दरवाजे भी खुले थे, इट मीन्स कि एनीवन कुड गो इनटू हिज रूम, कभी भी कोई भी जा सकता था उसके रूम में। बट फिर भी क्या हुआ, नो वन केम एनी मोर, कोई अंदर नहीं आया। एंड द कीज़ वर स्टक इन द लॉक्स ऑन द आउटसाइड, और चाबी भी उस लॉक में ही स्टक हो गई, फंसी रह गई, जो बाहर से लॉक करता है कोई भी, तो उस लॉक में अभी भी की लगी हुई थी। द लाइट इन द लिविंग रूम वॉज टर्न्ड ऑफ ओनली लेट एट नाइट
And now it was easy to establish that his parents and his sister had stayed awake all this time, for one could hear clearly as all three moved away on tiptoe. अब लिविंग रूम की लाइट बंद हो चुकी थी. द लाइट इन द लिविंग रूम वॉज टर्नड ऑफ. लिविंग रूम की लाइट टर्न ऑफ हो गई थी लेट एट नाइट, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, अब सबके सोने का समय हो गया था. एंड नाउ इट वॉज ईजी टू एस्टैब्लिश दैट हिज पेरेंट्स एंड हिज सिस्टर हैड स्टेड अवेक ऑल दिस टाइम. और अब ये एस्टैब्लिश करना आसान हो गया था कि जब तक लाइट जली हुई थी लिविंग रूम की, तब तक ये लोग जागे हुए थे. क्योंकि अभी इमिजिएटली लाइट टर्न ऑफ हुई है, तो ये लोग अभी सोने गए होंगे और अब तक ये लोग जागे हुए थे, ऐसा एज्यूम करना पॉसिबल है. फॉर वन कुड हियर क्लियरली एज ऑल थ्री मूव्ड अवे ऑन टिप्टो. फॉर यहाँ अगेन बिकॉज की तरह यूज़ हुआ है, तो ये लिख रहे हैं बिकॉज वन कुड हियर क्लियरली, क्योंकि आसानी से कोई भी सुन सकता था. वो टिप्टो करते हुए जा रहे थे. मीन्स टिप्टो होता है जब हम अपने पैर के पंजों पे चलते हैं, सो दैट वी डोंट मेक नॉइज़ वाइल वॉकिंग, उसको बोलते हैं टिप्टो. हम अपने टोज़ की टिप्स पर चलते हैं, राइट, सो दैट वी डू नॉट मेक मच नॉइज़ वाइल मूविंग. नाउ इट वॉज सर्टेन दैट नो वन वुड कम इन टू ग्रेगोर एनी मोर अंटिल द मॉर्निंग. अब ये सर्टेन हो गया था, ये श्योर हो गया था कि सुबह तक तो कोई नहीं आने वाला ग्रेगोर के रूम में, क्योंकि अभी सब लोग सोने चले गए हैं. लाइट ऑफ कर दी है उन्होंने लिविंग रूम की और सब लोग सोने चले गए. Thus he had a long time to think undisturbed about how he should reorganize his life from scratch. Thus का मतलब होता है in this way, या इस प्रकार अगर हम हिंदी में बोलें. सो इस प्रकार फिर ऐसा हुआ कि उसको टाइम मिल गया. He had a long time to think undisturbed. उसको टाइम मिल गया कि वो सोच सकता है और undisturbed सोच सकता है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा. About how he should reorganize his life from scratch. अब एटलीस्ट उसके पास सुबह तक का तो टाइम है ये सारी चीज़ें सोचने के लिए कि वो अपनी लाइफ किस तरह से दोबारा से ऑर्गेनाइज करेगा, क्योंकि अभी उसकी लाइफ पूरी तरह से मैस हो चुकी है. इट इज़ अ कंप्लीट डिज़ास्टर अंटिल दिस पॉइंट. तो अब उसको कैसे सारी चीज़ें समेटनी है, कैसे रीऑर्गेनाइज करनी है, ये सब सोचने के लिए उसको एक टाइम विंडो मिल गई. बट द हाई ओपन रूम in which he was compelled to lie flat on the floor made him anxious. लेकिन जो हाई ओपन रूम है, मीन्स वो सेकंड या थर्ड फ्लोर पे होगा और ओपन है रूम, उसकी विंडोज़ वगैरह सब ओपन है. in which he was compelled to lie flat on the floor, जिसमें उसको मजबूरी में फ्लोर पे फ्लैट लेटना पड़ा या फ्लैट बैठना पड़ा, बिकॉज़ वो इंसानों की तरह तो नहीं लेट सकता जैसे इंसान लेटते हैं अपनी बैक को प्लेस करके, बिकॉज़ ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था. सो वो अपनी फ्लैट पोजीशन में ही लेटा था और वो कंपेल्ड था ये करने के लिए, मजबूर था वो. मेड हिम एंक्शियस. अब इसकी वजह से वो थोड़ा एंक्शियस हो रहा था, थोड़ा परेशान हो रहा था वो. विदाउट हिज बीइंग एबल टू फिगर आउट द रीज़न, फॉर ही हैड लिव्ड इन द रूम फॉर 5 years. अब उसको अपनी परेशानी का, अपनी एंक्शियसनेस का, अपनी चिंता का रीज़न पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो 5 साल से रह रहा था, पिछले 5 सालों से इस रूम में, पर उसको इस तरह की प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई थी. विद ए हाफ अनकॉन्शियस टर्न एंड नॉट विदाउट अ स्लाइट शेम ही स्करीड अंडर द काउच. और स्करी दोबारा से आया ये वर्ड. स्करी मतलब मूविंग हेयर एंड देयर, हैफोजर्ड मूवमेंट करना, अचानक से इधर उधर भागना. इट मे बी बिकॉज यू आर इन पेन और बिकॉज यू हैव दिस काइंड ऑफ मूवमेंट naturally built in your body. तो अब क्या बोल रहे हैं? with a half unconscious turn and not without a slight shame he scurried under the couch. अब देखो ये हाफ अनकॉन्शियस था ग्रेगोर, उसने अपनी मर्जी से खुद को मूव नहीं किया, बट इट केम नेचुरली टू हिम कि उसने क्या किया, खुद को टर्न किया. एंड नॉट विदाउट अ स्लाइट शेम, और उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और उसने खुद को काउच के नीचे घुसा लिया, खुद काउच के नीचे जाके बैठ गया. काउच के नीचे जितनी भी जगह होगी, काउच और फ्लोर के मिडल में, उस जगह में जाकर बैठ गया. वेयर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हिज बैक वॉज अ लिटिल क्रैम्प्ड एंड ही कुड नो लॉन्गर लिफ्ट अप हिज हेड. और जहाँ पर काउच के नीचे, ये इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट मीन्स ये बात तो सच है, लेकिन इसके बावजूद क्या बात सच है कि उसकी बैक थोड़ी सी क्रैम्प हो गई थी, थोड़ी सी दब गई थी, क्योंकि काउच के और ज़मीन के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था. तो एंड ही कुड नो लॉन्गर लिफ्ट अप हिज हेड, और वो अपना सर भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि सर उठाता तो ऊपर काउच से टकरा जाता.
तो उसका मूवमेंट ज़्यादा फ्री नहीं था, बट इस फैक्ट के बावजूद ही फेल्ट वेरी कंफर्टेबल एंड वॉज सॉरी ओनली डैट हिज बॉडी वॉज टू वाइड टू फिट कम्प्लीटली अंडर इट। वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था इस ऑकवर्ड पोजीशन के बावजूद भी उसको बहुत रिलैक्सेशन और कंफर्ट फील हो रहा था उस काउच के नीचे, बिकॉज मे बी वो इंसेक्ट्स की नेचुरल स्टेट हो। और क्या बोल रहा है, एंड वॉज सॉरी ओनली डैट हिज बॉडी वॉज टू वाइड टू फिट कम्प्लीटली अंडर इट। अब उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, बहुत ज़्यादा वाइड थी, बस उसको इसी बात का सॉरी फील हो रहा था कि काश मेरी बॉडी थोड़ी कम चौड़ी होती तो मैं काउच के नीचे आराम से पूरा समा जाता। There he remained the entire night, which he spent partly in a state of semi-sleep. अभी सेंटेंस पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, बट आई एम स्टॉपिंग क्योंकि सेंटेंस ये पूरा एक ही सेंटेंस है जितना मैंने हाईलाइट किया है। दिस होल पैराग्राफ इज़ वन सेंटेंस, सो वी विल ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। जहाँ पर कॉमा है हम वहाँ पर रुक रुक कर पढ़ेंगे, सो दैट वी कैन कंप्लीट द होल सेंटेंस। तो पहले बोल रहे हैं देयर ही रिमेंड द एंटायर नाइट, वहाँ वो पूरी रात रुका रहा काउच के नीचे ही, मे भी सो गया हो। विच ही स्पेंट पार्टली इन स्टेट ऑफ सेमी स्लीप, अब वो सेमी स्लीप स्टेट में था, पूरी तरह से जागा हुआ भी नहीं था, पूरी तरह से सोया भी नहीं था, और मिडिल में कहीं था वो। कभी नींद आ जाती थी उसको, झोंके लग जाते थे, कभी वो जग जाता था। आउट ऑफ विच हिज हंगर कॉन्स्टेंटली वोक हिम विद अ स्टार्ट, और उसको भूख लगती थी बीच बीच में, बहुत ज़्यादा भूखा था वो, क्योंकि उसने अभी जो स्वीटेंड मिल्क था वो भी छोड़ दिया था, मीन्स कुछ खाया नहीं था उसने। वोक विद अ स्टार्ट एक फ्रेज़ है। वोक विद अ स्टार्ट का मतलब होता है जब आप गहरी नींद में हो या आप सो रहे हो और आप अचानक से सरप्राइज़ होके उठ जाओ। इस नींद के टूटने के कई रीज़न्स हो सकते हैं। मे बी किसी ने आपको जगाने की कोशिश की हो, कोई बुरा सपना आया हो आपको, मे बी यू आर फीलिंग हंग्री, तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप अचानक से चौंक कर उठते हो, उसी को कहते हैं वोक विद अ स्टार्ट। तो उसकी भूख ने उसको जगा दिया, बहुत अलार्म होके जगा वो, कॉन्स्टेंटली शॉक होके। बट पार्टली इन अ स्टेट ऑफ वरी एंड मर्की होप्स, लेकिन पार्टली वो वरीड भी था और मर्की होप्स कर रहा था। एक वर्ड है मर्की, MURKY। मर्की होता है सैड, ग्लूमी, अंधेरे में, मीन्स उदास भी कह सकते हो। तो उसकी होप्स ज़रा मर्की थी, बहुत उदासी से वो उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह वो ठीक हो जाए या किसी तरह अपनी लाइफ को रीऑर्गेनाइज कर ले, बट इतना आसान नहीं था ये सब, सिंस ही वॉज नो लॉन्गर ह्यूमन। विच ऑल लेड टू द कंक्लूजन दैट फॉर द टाइम बीइंग ही वुड हैव टू कीप काम and with patience and the greatest consideration for his family tolerate the troubles which in his present condition he was now forced to cause them। तो देखो यहाँ लिखा है फॉर द टाइम बीइंग, मतलब जितना टाइम अभी बिताना है उसको, जब तक, फॉर द टाइम बीइंग मीन्स फ़िलहाल के लिए, तो फ़िलहाल के लिए तो उसको काम रहना पड़ेगा अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने। एंड विथ पेशेंस एंड द ग्रेटेस्ट कंसिडरेशन फॉर हिज फैमिली, और अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए, फैमिली को कंसिडरेशन में रखते हुए, फैमिली की चिंता करते हुए उसको क्या करना है, टॉलरेट द ट्रबल्स, और ये सारे ट्रबल्स झेलने हैं उसको। विच इन हिज प्रेजेंट कंडीशन ही वॉज नाउ फोर्स्ड टू कॉज देम, क्योंकि ये सारे ट्रबल्स उसकी वजह से ही हो रहे थे, तो अब उसको झेलना भी था। ही वुड हैव टू टॉलरेट ऑल दिस, जो भी मैस हुआ था, ये सब जो भी ये इंसिडेंट्स हुए सारे, तो उसकी वजह भी यही था, ग्रेगोर खुद ही वजह था, और अभी ग्रेगोर को ही झेलना पड़ रहा है। सो ही वुड हैव टू रिमेन काम एंड टॉलरेट ऑल दिस, जो भी अभी हो रहा है।